सो वंस अगेन ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 ओम एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना था, इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द करंट। इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, E डिवाइडेड बाय L रहता है, E by L, इसका हमने डेरिवेशन किया है, तो 12/2 that is 6 ampere per second. Then di by dt, that is rate of change of current when current in circuit is 0.5 ampere. So when current in circuit is 0.5 ampere, di by dt is given by formula E minus IR divided by L. So 12 minus IR का वैल्यू कितना आता है 2 divided by 2, that is 5 ampere per second. Next, current at 0.6 second. So in growth of current, so current at any instant is given by formula I is equal to I naught in bracket 1 minus e raised to minus R by L into t. So I is equal to 3 in bracket 1 minus e raised to minus 2 into 0.6. So I is equal to 3 in bracket 1 minus e raised to minus 1 by minus 1.2. तो ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद करंट एट द टाइम ऑफ 0.6 सेकंड कितना आता है, 2.1 एम्पियर आता है। उसके बाद रेट एट विच मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज इंक्रीजिंग व्हेन करंट I इज 0.5 एम्पियर। सो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये हमें निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। सो इसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो du by dt, हाफ L इज अ कांस्टेंट विच इज एज इट इज। उसके बाद I स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है दैट इज 2I, एंड उसके बाद है di by dt। ओके, तो यहाँ पे हाफ L का वैल्यू पता है हमें, करंट 0.5 एम्पियर दिया है, ओनली di by dt एट 0.5 एम्पियर हमें चाहिए। सो पहले मतलब di by dt भी रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर du by dt is equal to 1/2 L into 2I। di by dt का फॉर्मूला क्या है, E minus IR divided by L. 2 get cancel. Okay, L also get cancel. So I into E minus I square R. Okay, I into E, I से E को मल्टीप्लाई किया, I से IR को मल्टीप्लाई किया। So IA minus I square R, I into E. So I is 0.5, EMF कितना है, that is 12, minus I square is 0.25, and resistance कितना है, resistance is 4 ohm. So this is 6, 0.5 into 12 मतलब 6 minus 1. Answer is 5 joule per second. This is rate of change of magnetic field with respect to time. Okay, 5 joule per second it is coming. After that, next question is that rate of heat produced in the resistance. Rate of heat produced ये भी निकालना है। Rate of heat produced, rate of heat produced ये निकालना है। अभी हमें एक फॉर्मूला पता है, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हमें पता है। हीट प्रोड्यूस्ड is given by formula I square RT. Heat produced in any conductor when current I is passed through it is given by formula I square RT. So rate निकालना है मतलब divided by time करना है। So rate at which rate of heat produced का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओनली I square R. ओके, सो I square into R. सो I square into R का वैल्यू तो 1 आता है यहाँ पे, I square का वैल्यू 0.25, R का वैल्यू कितना है 4,
So rate at which heat is produced, that is we can write dq by dt. Okay, so it is coming to be 1 joule per second, rate of heat produced. Next question is that rate at which energy is supplied by battery. Next question. Rate at which energy is supplied by battery. So rate at which energy supplied by battery is given by formula E into I, EI. Okay, rate at which energy is supplied by battery is nothing but power, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या रहता है, फी इंटू आई रहता है, तो यहाँ पे फी इंटू आई की जगह ई इंटू आई आ जाएगा. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बैटरी. इलेक्ट्रिक पावर ऑफ बैटरी मतलब उसका क्या होता है, रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. सो ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 12 है ना, 12. एंड करंट कितना दिया है, वंस अगेन 0.5 एम्पियर पर ही हमें वो कैलकुलेशन करना है, दैट इज 6 जूल पर सेकेंड, या फिर उसको 6 वैट बोल सकते हैं, 6 वैट. तो यहाँ पे देखिए बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया है, 6 वैट. हीट एनर्जी में कितना गया है, 1 वैट. एंड मैग्नेटिक फील्ड में कितना गया है, 5 वैट. तो 5 + 1 = 6 भी आता है इस तरह से. मतलब अगर रेट मैग्नेटिक फील्ड का पावर पता है, हीट प्रोडक्शन का पावर है पता है, तो दोनों का एडिशन मतलब ये आना चाहिए, रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी आना चाहिए. So this is a very important formula in this. This is a very important problem. Okay, क्योंकि in this problem क्या किया है, सभी केसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, सभी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ करंट क्या किया है, यहाँ पे कवर किया है. तो यही एक ही प्रॉब्लम क्या करना है, मतलब इसको हम मास्टर प्रॉब्लम बोल सकते हैं, रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ करंट. And there is one more question in the same problem, that is energy stored in inductor in steady state. Energy stored in inductor in steady state, ये भी निकालना है. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इन स्टेडी स्टेट. अभी स्टेडी स्टेट मतलब क्या है, स्टेडी मतलब करंट इज कांस्टेंट, करंट शुड बी कांस्टेंट. करंट कांस्टेंट कब बनेगा, जब वो करंट मैक्सिमम हो जाएगा तब वो करंट कांस्टेंट बनेगा. ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एल आई स्क्वायर. ओके, सो हाफ एल आई मतलब स्टेडी स्टेट का करंट. स्टेडी स्टेट का करंट कितना होने वाला है, मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की करंट कितना होने वाला है, ई बाय आर होने वाला है. ई बाय आर दैट इज द मैक्सिमम करंट ना, क्योंकि इनिशियली करंट तो 0 रहेगा, बीच में करंट बढ़ता रहेगा और फाइनली करंट मैक्सिमम होके स्टेडी स्टेट आ जाएगा. ओके, सो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की स्टेडी स्टेट आता है, मतलब की क्लोज करने के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ओनली स्टेडी स्टेट आता है. स्टेडी स्टेट मतलब क्या है, करंट कांस्टेंट रहना चाहिए. करंट कांस्टेंट कितना रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू का करंट ही कांस्टेंट रह सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा. ठीक है, एंड मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे, टोटल ईएमएफ इन द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इस सर्किट में ईएमएफ ओनली ई है एंड रेजिस्टेंस ओनली आर है. इंडक्टर तो स्टेडी स्टेट में एक्ट नहीं होता. स्टेडी स्टेट में इंडक्टर एक्ट्स एज अ क्लोज्ड स्विच. ओके, so U is equal to half
यल का वैल्यू कितना है? यल का वैल्यू है 2, ईएमएफ कितना है 12, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 स्क्वायर. सो 2 गेट कैंसल, 12 by 4 इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 जूल. So this much amount of energy is stored in the steady state. Half Li square. So this is related to the growth of current. ये अभी हमने क्या स्टडी किया है? ग्रोथ ऑफ करंट स्टडी किया है. केस 3 हमने स्टडी किया है. वंस अगेन देखिए ग्रोथ ऑफ करंट में हमने क्या क्या देखा है. जब हम की क्लोज करते हैं तो क्या होता है? करंट इंक्रीज होना चालू हो जाता है. And current at any instant or current at any time t is given by formula I is equal to I naught in bracket 1 minus e raised to minus r by l into t. Okay, तो e raised to यहाँ पे आता है, मतलब क्या होता है? ये करंट का राइज एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, मतलब एक्सपोनेंशियली करंट राइज होता है एज गिवन इन द ग्राफ. मतलब इनिशियली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियली स्लोप क्या है? ज्यादा है, बाद में स्लोप कम 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 हो गया है. तो इसका मतलब क्या होता है? इनिशियली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट ज्यादा है, बाद में वो कम हो रहा है. उसके बाद यहाँ पे R बाई एल जो है, ओके, R बाई एल इसका 1/2 यूनिट आता है. सो एल बाय आर का क्या आता है? सेकंड. सो एल बाय आर एक टाइम है एंड उसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट हम बोलते हैं. सो टाइम कांस्टेंट में क्या होता है? करंट इंक्रीजेस टू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. मतलब टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, कैसे? इट इज द टाइम इन विच करंट राइजेस टू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू. ओके, उसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं. टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? एल बाय आर. कभी कभी जस्ट ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट. फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट. सो गिवन डायग्राम में आपको ये टोटल यल निकालना पड़ेगा, टोटल आर निकालना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू द कैलकुलेशन, दैट इज यल बाय आर. यल बाय आर आपको करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद डी आई बाई डी टी का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आता है. डी आई बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या फिर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, दैट इज ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई यल आता है. ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय यल. एंड इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना आता है? E by L just आता है. These are some important formulae you should remember. Just rate of change of current कितना आता है? E minus IR divided by L. And initial rate of change of current कितना आता है? E by L आता है. Rate of change of current at time t. ये कैसे निकालते हैं? I naught into R divided by L e raised to minus R by L into t. उसके बाद हमने एक मास्टर प्रॉब्लम देखा है जिसमें सभी टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पे दिए गए. नेक्स्ट केस हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डिके ऑफ करंट. ये ग्रोथ ऑफ करंट हो गया अभी. ये केस 4 है. केस 4 दैट इज डिके ऑफ करंट. ओके, नेक्स्ट इज द डिके ऑफ करंट. ओके, अभी डिके ऑफ करंट कब चालू हो जाएगा? जब सर्किट में अभी मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है और सडनली स्विच हमने ओपन किया. ओके, पहले कि क्या था? क्लोज्ड था. अभी ओपन किया तो क्या हो जाएगा? सर्किट में करंट कम होना चालू हो जाएगा. उसको क्या बोलते हैं? डिके ऑफ करंट बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डिके ऑफ द करंट. तो यहाँ पे वन सेकेंड देखिए, इन द सर्किट सपोज देयर इज अ फर्स्ट इंडक्टर लाइक दिस. उसके बाद क्या है? रेजिस्टेंस.
Inductor of inductance CL is there, resistance of resistance R is there. Okay, there is a battery and initially key is closed. ओके, ये की क्या करना है, सडनली अभी ओपन करना है, ओपन करने के बाद डिक्की ऑफ करंट चालू हो जाएगा. ओके, सो वंस अगेन जब करंट कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट कैसा कम होता है, विच इज गिवन बाय दिस रिलेशन. सो डिके ऑफ करंट इज गिवन बाय डिके ऑफ करंट इज given by relation I is equal to I naught e raised to minus R by L into T. So this is the formula for the decay of current. Okay, I is equal to I naught e raised to minus R by L into T. Okay, मतलब ग्रोथ ऑफ करंट के लिए फॉर्मूला क्या था, I naught इन ब्रैकेट 1 माइनस था, यहाँ पे ओनली 1 माइनस नहीं है, I naught into directly minus R by L into T. So this is the formula for decay of current. यहाँ पे I naught क्या है, इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, क्योंकि की ओपन करने से पहले सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, सो इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, पहले ई बाय आर रहेगा, दैट इज आई नॉट. आई नॉट कैसे निकालना है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. सो इस तरह से हम डिके ऑफ करंट निकाल सकते हैं. ओके, एंड वंस अगेन यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, टाइम कांस्टेंट इज वंस अगेन एल बाय आर. ओके, टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर, इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट. ओके, अभी यहाँ पे डिके ऑफ करंट में रिलेशंस थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है. डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट में यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, देखिए जब हम की ओपन करेंगे तो ये सर्किट में करंट कम होता जाएगा, कंटिन्यूअसली करंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा. वो सडनली कम नहीं होगा, ड्यू टू इंडक्टर इट विल स्लोली डिक्रीज. तो यहाँ पे करंट कम हो रहा है, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहाँ पे जाता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दी हीट एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे जब कि हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब कि ओपन करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. की इज ओपन्ड, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे करंट कम होगा मतलब हाफ एल आई स्क्वायर कम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कम होगा. तो एनर्जी जब कम होती है तो दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होनी ही चाहिए. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी कम होती है मतलब यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द रेजिस्टेंस. व्हेन की इज ओपन्ड, magnetic field energy is converted into heat in resistor. रेजिस्टर के हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी रहती है हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. सो इस तरह से ये रिलेशन अभी आ सकता है, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. ओके, सो टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. मतलब हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पे, हाफ एल आई स्क्वायर. जब कंप्लीटली वो इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा
तो completely magnetic field energy will be converted into the heat energy. So total amount of heat produced in the circuit will be, this is the total heat produced in the inductor जब completely वो करंट स्टॉप हो जाएगा. Total heat produced will be given by half Li square. Okay. Also यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अकॉर्डिंग टू KVL, बाय KVL क्या आ जाएगा, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय KVL जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के अक्रॉस होगा उतना ही पीडी रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे की ओपन किया मतलब बैटरी सर्किट में नहीं आएगा, सर्किट में क्या रहेगा, ओनली इंडक्टर एंड रेजिस्टर रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू KVL क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर्स शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ही होना चाहिए. इधर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज L di/dt एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर I into R, L di/dt I into R. ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड को I से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, IL di/dt is equal to I square R. ओके, अभी IL di/dt या फिर L I di/dt मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड होता है. IL di/dt इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जिस रेट से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसी रेट से क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस यहाँ पे इंडक्टर में हो जाएगा. सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला रिलेटेड टू द डिके ऑफ करंट. सो डिके ऑफ करंट में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, इतना ही ओनली फॉर्मूला है. ओके, सो लेट्स सॉल्व वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिके ऑफ करंट. डिके ऑफ करंट का एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं. सो देयर इज वन सर्किट diagram as shown here. This battery is of 12 volt. This is a key. This resistance is 3 ohm. This is 2 Henry inductor and this is 1 ohm resistance. So this is the circuit diagram. The switch is closed for a long time. यहाँ पे क्या किया है, switch close किया है long time. Long time close किया मतलब finally circuit में steady state आने वाला है. मतलब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला है और मैक्सिमम करंट फ्लो होने के बाद क्या किया है, स्विच ओपन किया है. ओके, स्विच ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ईएमएफ सर्किट में नहीं रहेगा. 12 वोल्ट का जो बैटरी है वो सर्किट में नहीं, ये पाथ क्या हो जाएगा, सर्किट में से चला जाएगा. ओनली रिमेनिंग पाथ इज ओनली द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टर. रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर का पाथ ही बचेगा की ओपन करने के बाद. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस L. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी वोल्टेज या फिर ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर क्या रहता है, उसका मैग्नीट्यूड का ओनली फॉर्मूला लिखता हूं, L di/dt रहता है. ओके, L di/dt. ओके, एंड I का फॉर्मूला हमें पता है, L तो एज इट इज रहेगा, d/dt. I का फॉर्मूला क्या है, I इज नथिंग बट
I naught e raised to minus r by l into t. ओके, ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, माइनस r by l into t. ओके, सो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, मतलब यल डी आई बाई डी टी निकालना है. यल डी आई बाई डी टी मतलब यल एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी. तो इसका पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. यल एज इट इज, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, सर्किट मतलब डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा. ओके, उसके बाद ई रेस टू माइनस आर बाई एल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी ही आ जाएगा, इंटू माइनस आर बाई एल इंटू टी का डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव लेना है ना, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस आर बाय एल आ जाएगा. तो यहाँ पे माइनस साइन भी लेते हैं, तो माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा. तो ईएमएफ इंड्यूस द ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर माइनस माइनस प्लस. ओके, so it is minus L and L get cancel, I naught into R, I naught into R e raised to minus R by L into T आ जाएगा. ओके, अभी इनिशियल मतलब क्या रहेगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे. इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनिशियल मतलब क्या हो जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0. टाइम t अगर 0 होता है तो ये ई रेस टू 0 हो जाएगा, ई रेस टू 0 मतलब 1. सो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस रहेगा. मतलब आई नॉट मतलब क्या है, सर्किट में फ्लो होने वाला मैक्सिमम करंट. ओके, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इनटू द रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लोइंग ये हमें निकालना पड़ेगा. मैक्सिमम करंट, इनिशियल करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, देखिए की क्लोज करने के बाद, यहाँ पे की क्लोज करने के बाद लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग की सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता रहेगा ना, वो कितना रहेगा, आई नॉट इस तरह से निकालना पड़ेगा. आई नॉट इज इक्वल टू EMF 12 है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, तो 12 एम्पियर विल बी द आई नॉट. ओके, 12 एम्पियर. 12 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने की क्लोज किया, तो ये पॉइंट आ जाएगा 12 वोल्ट पर, ये पॉइंट आ जाएगा 0 वोल्ट पर. तो करंट जो है इस पाथ से भी फ्लो होगा, मतलब 3 ओम से भी फ्लो होगा एंड राइट हैंड साइड से भी फ्लो होगा. सो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, 0 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा. सो इस साइड से करंट कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4 एम्पियर. सो इस पाथ से करंट 4 एम्पियर फ्लो होना चालू करेगा. एंड इस पाथ से, मतलब राइट हैंड साइड का जो पाथ है, उस पाथ में रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम है ओनली. तो राइट हैंड साइड का जो पाथ है उसमें से कितना करंट फ्लो होने वाला है, 12 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 12 एम्पियर. तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पाथ का हमें लेना है, दिस इज 4 एम्पियर लेना है या फिर 12 एम्पियर लेना है. तो इंडक्टर का जो पाथ है उस पाथ का मैक्सिमम करंट हमें लेना है, क्योंकि 12 एम्पियर से वो करंट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है. सो इनिशियल करंट कितना लेने वाला है, कितना लेंगे हम, 12 ले लेंगे. 12 इंटू रेजिस्टेंस, मतलब इंडक्टर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, दैट इज 12 वोल्ट विल बी योर आंसर, 12 वोल्ट. ओके, 12 वोल्ट विल बी द आंसर. सो इनिशियल ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर कितना आता है, आई नॉट इंटू आर आता है. ओके, सो आई नॉट इंटू आर मतलब आई नॉट इज 12 एम्पियर एंड आर मतलब कितना है, दैट इज 1 ओहम. That is the only question.
initial voltage across inductor. That is the only question here. And यहाँ पे अगर पूछा गया what is the time constant? Time constant according to the diagram. Time constant for growth of current कितना आ जाएगा? Growth of current, टाइम कांस्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट कितना आ जाएगा? अभी करंट मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो पाथ है, मतलब 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, उस पाथ में करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो पाथ है वहां पे इंडक्टर नहीं है। लेकिन राइट हैंड साइड का जो पाथ है वहां पे फाइनल करंट कितना होने वाला है? 12 एम्पियर होने वाला है। एंड राइट हैंड साइड के पाथ में इंडक्टर है, तो यहाँ का करंट मतलब राइट हैंड साइड का पाथ, राइट हैंड साइड पाथ का करंट जो है वो स्लोली राइज होने वाला है। तो ग्रोथ ऑफ करंट कौन से पाथ में होने वाला है? ओनली राइट हैंड साइड के पाथ में होने वाला है ग्रोथ ऑफ करंट। तो टाइम कांस्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट क्या आ जाएगा? टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर ना। सो इंडक्टेंस कितना है? 2 है, एंड रेजिस्टेंस कितना है? 1 है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ करंट आ जाएगा दैट इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, दैट इज एल इज 2 लेना है, आर इज 1 लेना है। एंड this is very important concept, remember this. Time constant for decay of current, time constant for decay of current क्या आ जाएगा? Decay of current, this question is not asked in the book, but just I am telling you how to calculate time constant for growth of current, decay of current. So time constant for growth of current कैसे कैलकुलेट करना है? ग्रोथ किस रेजिस्टेंस में हो रहा है वही रेजिस्टेंस ओनली लेना है। एंड टाइम कांस्टेंट फॉर डिके ऑफ करंट जब हमें लेना है तो डिके किस रेजिस्टेंस में होने वाला है वो हमें लेना है। अभी की ओपन करने पर ये जो सर्किट है, की ओपन करने के बाद सर्किट इस तरह से हो जाएगा। की ओपन करने पर मतलब बीच वाला पाथ नहीं आ जाएगा, मतलब बैटरी वाला पाथ यहां से निकल जाएगा। So, की ओपन करने के बाद सर्किट डायग्राम विल बिकम लाइक दिस। सो दिस इज 1 ओहम, दिस इज 3 ओहम एंड दिस इज 2 हेनरी। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? टाइम कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ डिके ऑफ करंट, दैट इज एल डिवाइडेड बाय वंस अगेन रेजिस्टेंस। एल तो 2 हेनरी है, एंड रेजिस्टेंस अभी कितना लेना पड़ेगा? क्योंकि डिके ऑफ करंट ये इस कंप्लीट पाथ में हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला की ओपन करने के बाद बीच वाला पाथ यहाँ पे नहीं आएगा। तो करंट डिक्रीज कहाँ पे होने वाला है? 1 ओम का भी करंट डिक्रीज होने वाला है, 3 ओम का भी करंट स्लोली डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस अभी लेना पड़ेगा 4। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज 0.5 सेकेंड। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ग्रोथ ऑफ करंट के टाइम करंट किस रेजिस्टेंस में ग्रो कर रहा है वही ओनली रेजिस्टेंस लेना है, स्लोली ग्रो कर रहा है। सिमिलरली डिके ऑफ करंट का टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते वक्त करंट कौन से रेजिस्टेंस में स्लोली चेंज हो रहा है वही रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, सो ग्रोथ का टाइम कांस्टेंट डिफरेंट आता है और डिके का टाइम कांस्टेंट इस सर्किट डायग्राम में डिफरेंट आता है अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम। ओके, सो रिमेंबर दिस।